सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्रेन आईक्यू को और बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए। नोट, इससे कोरोना नहीं फैलता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। चलिए हम देख लेते हैं 9th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, जिनका सिंबल n है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो और ऐड हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड होने पर होल नंबर बन जाता है, जिसका सिंबल w है। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर। होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव साइन को मिलाकर इंटीजर्स बन जाते हैं, जिसका सिंबल z है। फ्रैक्शन मतलब a/b की फॉर्म में, जहां पर a और b होल नंबर होंगे और b कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर p नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और q कभी भी जीरो नहीं होगा, और इसका सिंबल q से है। फ्रैक्शन भी अपॉन की फॉर्म में आते हैं और रेशनल नंबर भी। तो इसमें अंतर क्या है? फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होते हैं, जहां पर a और b होल नंबर होंगे। यहाँ पर a और b होल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, a और b होल नंबर हैं, a और b होल नंबर होंगे। और p/q यानी जो रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, रेशनल नंबर p/q, यहाँ पर p नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं कहूँ 2/5 तो मैं कहूंगा क्या ये फ्रैक्शन है? जी हाँ, ये फ्रैक्शन है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी, ये रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ ये -2/5 है, तो अब मैं इसे क्या फ्रैक्शन कह सकता हूँ? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे अंतर दोनों का। के बाद आता है इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। सिंपल। तो रेशनल नंबर कौन से हैं आप बता दिया। फिर भी देख लीजिएगा, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में अंतर। रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन, इंटीजर और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों होते हैं, और इर्रेशनल में यही अंतर आ जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर का मतलब नॉट होता है या फिर नन होता है, नॉट। तो जो रेशनल नंबर नहीं होते वही इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी √2, √3, √2, √3, √5, ऐसे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट और नॉन रिपीटिंग डिजिट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 3.14 क्या होता है बताइए? 3.14 क्या है? रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। और अगर मैं कहूँ अच्छा तो फिर 1.141414 ऐसे कंटिन्यू चलता रहे तो ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ये रिपीटेड है। तो फिर तो इर्रेशनल नंबर फिर कौन से हो रहेंगे? इर्रेशनल नंबर जैसे 3.14, जो पाई की वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होती और ना ही रिपीट होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। चलिए अब रियल नंबर के बारे में जानते हैं। जितने भी सारे रेशनल और इर्रेशनल नंबर हैं उन सब को मिलाकर हम रियल नंबर होते हैं, जो कि डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका सिंबल r है। यानी रियल नंबर को हम r से दिखाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? फिर इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका अंडर रूट में नेगेटिव हो, यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव निशान हो, उसे इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। कंक्लूड करते हैं हम, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक, अगर उसमें जीरो ऐड हो तो होल नंबर। इंटीजर वही नेगेटिव में, यानी होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर। के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। और ये 36 क्या है? 36 भी तो फ्रैक्शन ही है। 36/100 ये फ्रैक्शन ही तो है। तो ये रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हो गया जो पाई, √2, √15, और जैसे कि यहाँ पर इररिपीटेबल और नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेबल। तो इन सब को मिला के जो अपने चैप्टर का नाम है रियल नंबर बनता है। तो नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मैंने आपको बताया अंडर रूट में माइनस हो तो वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। रेशनल में फ्रैक्शन और
इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर आते हैं। चलिए अब फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमना। यहाँ पर एक ट्रेडर है जो अंडे बेच रहा था। एक आलसी आदमी आया और उससे झगड़ा करने लगा और इसी दौरान अंडे टूट गए। उसके बाद वो ट्रेडर पंचायत के पास रिक्वेस्ट करने गया कि मुझे मेरे अंडों के रुपए चाहिए। तो पंचायत ने बोले आपके पास कितने अंडे थे जो टूट गए? तो उसने कुछ इस तरह से जवाब दिया, अगर मेरे पास जितने टोटल अंडे थे वो 2 से डिवाइड करूं यानी पेयर्स में रखूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं यानी 3 के पेयर में काउंट करूं तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 से 3 बचेगा, 5 से 4 बचेगा, 6 से 5 बचेगा। और अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं यानी 7 के पेयर में रखूं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, मेरे पास 150 एग्स से तो कम थे यानी 150 एग्स से ज्यादा नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 119 होगा। कैसे? यूक्लिड्स डिवीजन लेम क्या कहता है, अगर उसके पास ए अंडे थे, टोटल ए अंडे थे, तो अगर वो 2 से डिवाइड करे यानी 2 का पेयर बनाए तो यानी उसके पास रिमाइंडर 1 बचता है। यानी क्वोटेंट तो कुछ होगा, उसने यू मान लिया। क्वोटेंट मान लो यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, तो टोटल एग्स आ जाएंगे। इसी को हम इक्वेशन में कहते हैं। तो ऐसे ही 3 का अगर हो तो 3 और यहाँ पर अगर t वेरिएबल मान ले तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। चलिए जल्दी से आंसर करते हैं कि कैसे आया आंसर। तो ये हमें पता है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने सारे 7 के मल्टीपल लिख दिए 150 तक। जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन पे फोकस करते हैं। 2 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो अपने आंसर कभी नहीं हो सकते। तो अपने ये सारे आंसर कट जाएंगे। के बाद 3 से डिवाइड होने पे 2 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड होने पर 2 आएगा, यानी 3 से जो डिवाइड होंगे वो अपने आंसर कभी नहीं होंगे क्योंकि उनका रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए अब जल्दी से और एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर 5 को देखेंगे तो से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 आ रहे हैं, यानी जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे वो भी अपने आंसर नहीं हो सकते। अब 6 की बारी है। अब इस 6 को देखते हैं। 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आएगा, तो ये अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 5 आएगा? नहीं, रिमाइंडर 1 आएगा। तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि अपना रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता, 77 भी नहीं हो सकता। यही आंसर आएगा क्योंकि ये हो सकता है। ये सारी कंडीशन ये वाली फुलफिल करता है। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि ए और बी वेरिएबल होंगे यहाँ पर, और क्यू क्वोटेंट है और आर रिमाइंडर है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि रिमाइंडर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, या 0 से छोटा नहीं होगा और क्यू से बड़ा, बी से बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग 5 और 12 के बारे में अपने को इस फॉर्म में लिखना है। तो 5 यहाँ पर ए है और 12 बी है, और ये क्या हुआ, ये क्यू हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, क्वोटेंट और रिमाइंडर। तो अगर 12 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएंगे, फिर प्लस 5 इक्वल टू 5, यानी ये इक्वेशन अपने सही बैठ रही है। अगर ऐसे होता कि 12 और 5 के बारे में करना होता तो अपने को 12 बनाना है तो ए 12 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, तो क्वोटेंट क्या होगा? जी हाँ, 2 होगा क्योंकि 5 2 या 10 होते हैं, और रिमाइंडर क्या बचेगा? फिर 2 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 क्वोटेंट 2। तो आप समझ गए होंगे इक्वेशन कैसे बनते हैं। के बाद आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके दौरान हम एलसीएम निकालते हैं। इस मेथड से एलसीएम निकलती है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? एलसीएम किसी भी प्राइम फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो एलसीएम जैसे इसका फैक्टर करेंगे, 24 और 36 को 2 से डिवाइड किया, 12 और 18 आया, 12 2 जा 24 और 18 2 जा 36, फिर 2 से किया 6 और 9, फिर 3 से 2 और 3। तो ये सारे प्राइम फैक्टर बन गए हैं, आ गए हैं। तो इन सब का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, और इस साइड में यहाँ पर इन जो सबसे डिवाइड हो रहे हैं, जो कॉमन है, वही सीएफ होंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 60 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये कैसे आए? जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे आए। 60 को अगर हम फैक्टर करेंगे, यानी इसको टुकड़ों में बांटेंगे, पहले सबसे पहले प्राइम नंबर 2 के बाद ये कितना टाइम जाएगा? 30, फिर 2, फिर ये 15 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा नहीं, अब हम 3 से करके देखेंगे। 3 से जाएगा, हाँ, ये 5 टाइम हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 2 3 5। ऐसे ही 72 के होंगे, 2 2 2 3 3। के बाद एचसीएफ क्या हो गया? इसमें सबसे जो एचसीएफ कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो वाला,
इसमें 2, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, यानी 2 2 3 यानी 12 इसका HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, ये जो 12 है ये कॉमन है, ये तो होंगे ही होंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी साथ में होंगे, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी साथ में होंगे, यानी 360 इसका LCM हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम अपने को ये बताता है किसी भी का भी LCM निकालना हो या HCF निकालना हो तो हम इस डिवीजन मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, जो कि C DQ प्लस R होता है, यानी सिंपल है कि रिमाइंडर R यानी रिमाइंडर और Q यानी क्वोटेंट और C और D वेरिएबल हैं। यहाँ पर स्टेप वाइज देख लेते हैं हम। C और D अगर वेरिएबल हैं होल नंबर तो फिर Q और R इस फॉर्म में लिखेंगे। के बाद आएगा रिमाइंडर अगर 0 है, तो D क्या होगा, फिर इसी फॉर्म में कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर D ही HCF होगा C और D का। यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फर्दर हम कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक 0 आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर HCF निकालना है इन दोनों नंबर का, तो हम स्टेप 1 करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 42 से डिवाइड कर देंगे 455 को, तो हम डिवाइड करेंगे 455 को 42 से, तो अपना आंसर क्या आएगा 10 टाइम्स जाएगा, 420 हो जाएगा और यहाँ 35 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर 35 रिमाइंडर आने पे सेकंड स्टेप पे दोबारा करना है, अपने को रिपीट करना है। तो यहाँ है तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो अगले डिवाइजर से डिवाइड होता है। जैसे 42 करेंगे, अब 35 1 जा 35 आता है तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। अब रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया तो फिर से अपने को करना पड़ेगा, इस बार से पीछे वाला जो 35 है, 7 5 जो 35 तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी HCF अपना 7 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 40 और 575 का HCF निकालिए, तो इसी मेथड से तो कैसे करेंगे आप, 40 को डिवाइड करेंगे 575 से, तो 41 जा 40 कितना बचेगा 7 और 2 7 और 1 5 4 जा 160, ये कितना बच जाएगा 5 और 1 15। तो हम कह सकते हैं कि अगर 557 में से 40 का डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम जाएगा और अपना रिमाइंडर आ जाएगा 15। अब इस 15 रिमाइंडर आया, 0 नहीं आया, तो अपने को फिर से करना पड़ेगा 14 से, तो ये 2 टाइम जाएगा 30 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 10। फिर अगर 0 नहीं आया तो अपने को फिर से करना पड़ेगा 15 के साथ, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब फिर से 0 रिमाइंडर नहीं आया तो अपने को फिर से करना पड़ेगा पीछे वालों से। ये देखिए इनसे करते हैं हम, तो यहाँ 10 से करना है, तो ये 2 टाइम, ये 10 ये पूरा चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन में रखेंगे जो हमें अपने पेपर में करना है, तो वो कुछ ऐसे होगा। 575 को कैसे आया 40 × 14 प्लस रिमाइंडर है 15, यानी ये A है, ये B है, ये क्वोटेंट है, ये रिमाइंडर है। यहाँ 40 है, क्वोटेंट है और ये रिमाइंडर है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 40 = 15 × 2 प्लस 10। अब फिर 0 नहीं आया तो अब नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 15 = 10 × 1 प्लस 5। फिर 0 नहीं आया तो 10 = 5 × 2, इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, तो अपना आंसर क्या होगा 5, HCF 5 हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कैसे निकलते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि पॉजिटिव 1 नंबर क्या 2Q के फॉर्म में होते हैं और पॉजिटिव ओड नंबर क्या 2Q + 1 की फॉर्म में होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन में क्या बनेगा, अगर A हम पॉजिटिव नंबर्स मान लें और B 2 हो जाएगा, तो अपना यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग A = 2Q + R हो जाएगा। यहाँ पर Q 0 से बड़ा होगा और R 0 होगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा 2Q। और अगर Q 0 से बड़ा होगा और R 1 होगा तो क्या बनेगा 2Q + 1। तो यहाँ पर ये देखिए 2 तो
डिवाइड होता है, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो तो वो इवन नंबर बन जाती है। 2 यानी ये 2 से पक्का डिवाइड होगा तो ये इवन नंबर बन जाएगी। अगर 2q अगर ये इवन नंबर है, इवन में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो ओड नंबर बन जाती है। तो ये प्रूफ हो गया है कि ये इन्हीं फॉर्म में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओड पॉजिटिव इंटीजर्स इन्हीं फॉर्म में निकलते हैं या नहीं, ये अपने को दिखाना है। तो सेम वैसे ही है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी को हम 4 मान लेंगे, बी 4 हो जाएगा। और अगर बी 4 है तो रिमाइंडर 4 से कम होगा, यानी 0 1 2 3 होगा। उसके बाद हम इक्वेशन में डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो 4q बन जाएगा, अगर 1 है 4q प्लस 1, और 4q 2 अगर 2 है तो 4q प्लस 2, और 3 है तो 4q प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4q तो 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है तो ये इक्वेशन नहीं बन सकती अपनी। और 4q प्लस 2 में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2q प्लस 2, तो यानी ये भी 2 से डिवाइड होता है तो ये ओड के लिए नहीं आ पाएगा, ये इवन बन जाएगा। तो यानी ये दोनों कैंसिल होंगे और ये दोनों ही अपने ओड के लिए पॉसिबल है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 की HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है 135 और 255। इसमें से सबसे पहले देखना है छोटा कौन सा है, 135। हाँ जी, तो 135 का डिवाइड दे देंगे 255 से, तो क्या बनेगा, ये 1 टाइम जाएगा 90 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद रिमाइंडर 90 आए इसलिए अपने को रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा और ये जो 10 था वो डिविजर बन जाएगा। उसके बाद ये 1 टाइम जाएगा 45 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए अपने को फर्दर करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप सेम वही है, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो अपना HCF कितना हो जाएगा 45। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये सही है क्या। 135 को 225 से ये 1 टाइम जाएगा 135 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 90 आ रहा है। इसके बाद हमें ऊपर वाले से इससे डिवाइड करना पड़ेगा 135, तो ये 1 टाइम जाएगा तो ये 90 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 45 आएगा। उसके बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अपने को नेक्स्ट करना पड़ेगा 90, ये 45 2 जा 90 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो अपना HCF क्या हो जाएगा 45। सेम इसी में करना है अपने को सेकंड का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। पहले हम इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या चुन लेंगे। बड़ी संख्या ये है, इसको टोटल मल्टीप्लाई करने पे पूरी 196 का पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो अपना HCF सीधा का सीधा 196 हो जाएगा। के बाद हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड, इसमें से पहली बड़ी संख्या चुन लेंगे स्टेप 1 में, उसके बाद फॉर्मूले में डाल देंगे 255 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और रिमाइंडर 104 आएगा। 255 को अगर डिवाइड करेंगे 867 से तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 102 आएगा। अब ये 102 तो नहीं है तो इसे हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा 255 से। अब इसका डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, अपना रिमाइंडर आ जाएगा 51। अब 51 को अगर 102 से करेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी ये अपना HCF हो जाएगा 51। तो ये 51 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखना है, ये अपने को शो करना है। तो जैसे कि हम कर चुके हैं, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, b अगर 6 है तो फॉर्मूले में डाल देंगे रिमाइंडर, अगर यहाँ पर b अगर 6 है तो b से छोटा होता है रिमाइंडर, तो यानी रिमाइंडर 0 से लेके 5 तक हो सकता है। तो अगर हम एक एक करके देखें तो अगर 0 लें तो 6q बन जाएगा, 1 लें तो 6q प्लस 1, 2 6q प्लस 2, 3 लें तो 6q प्लस 3, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर 6q को हमने, ये 6q 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी ये होता है, तो ये अपना इवन नंबर होगा, ये ओड नंबर नहीं हो सकता। अब 1 के बारे में देखते हैं। 6q को हम कैसे लिख सकते हैं, 6q को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3q, यानी ये 2 से डिवाइड होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 6q प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1। अब यहाँ पर ये इसको अगर हम k1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होगा और अगर उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो वो ओड बन जाएगा। इवन में अगर 1 जोड़ते हैं तो वो ओड बन जाता है,
तो अपनी ये इक्वेशन हो सकती है। उसके बाद 2 का हमने क्यों नहीं किया इस सॉल्यूशन में, क्योंकि अपने को पता है कि अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1 रहेगा, तो ये 2 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा, तो ये अपना इवन आएगा, और कभी नहीं आएगा। तो 3 का करके देखते हैं। 3 को अगर 2 प्लस 1 में लिख देंगे, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 3q प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरा इवन हो जाएगा। अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो ओड हो जाएगा। सेम 5 पर भी यही जाता है। तो इससे प्रूफ हो गया है कि ये तीनों इक्वेशन ही अपनी ओड आएंगी, इवन नहीं आएंगी। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक आर्मी के कैंप में 16 मेंबर्स मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के पीछे। तो अपने को अरेंज करना है कुछ इस तरह से, सेम कॉलम हो, अलग ना दिखे। तो मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे, तो उसके लिए अपने को HCF चाहिए, यानी HCF निकालना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जानने के लिए। तो इन दोनों का यानी 6, 1, 6 और 32 का HCF निकालना है। तो HCF को बताया था अभी मैंने, तो इनको डिवाइड कर देंगे 32 से। तो ये कितना जाएगा, 1 से जाएगा और ये 32 हो जाएगा। तो 9 रिमाइंडर 2 और 6, तो ये फिर 9 से जाएगा, तो रिमाइंडर अपना 8 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 32 को 616 से 19 टाइम जाने पर रिमाइंडर 8 आता है। जब रिमाइंडर 8 आ जाएगा तो अपने को पीछे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, तो यानी ये रिमाइंडर 0 आ गया, HCF अपना 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ना कोई भी स्क्वायर का फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा क्या। अपने को दर्शाना है कि कोई भी स्क्वायर का फॉर्म इसमें होता है यूक्लिड्स डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अपने को पता है a इंटीजर होगा और b यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अगर b 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटे होंगे, 0 1 2 होगा रिमाइंडर। तो अगर 0 हो तो 3q बन जाएगा, 1 हो तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और अगर 2 हो तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। इन सब का स्क्वायर कर देंगे हम। स्क्वायर करने पे 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 डिवाइड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर में। इसको हम वेरिएबल मान लेंगे k1, तो ये 3k1 हो जाएगा। सेम इसी में दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया गया है। इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और फिर प्लस 1 है। तो इन सब को हमने k2 मान लिया है, इसको k2 मान लिया, तो 3k2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी सेम ही है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिखूं तो इस पूरे में अगर 3 कॉमन निकालूंगा तो ये 3q प्लस 4q प्लस 1 रह जाएगा, और साथ में एक प्लस 1 बाहर का। तो अब इस पूरे को मैं k3 मान लूंगा, 3k3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर k1 k2 k3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये प्रूफ हो गया कि इन सब का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं, कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर क्यूब के बारे में दिया गया है कि क्यूब पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं फॉर्म में होगा क्या, ये अपने को शो करना है। तो सेम है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। b यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर b यहाँ 3 है तो फिर रिमाइंडर 0 1 2 ही आएगा। तो इसको हम केस 1 मान लेते, केस 2 और इसको केस 3। अब केस 1 में 3q का क्यूब खोलेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3q क्यूब। अगर 3q क्यूब को हम m मान लेंगे, यहाँ पर 3q क्यूब पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। सेम केस 2 में होगा, इसका हम क्यूब ले लेंगे तो ये 27 क्यूब बन जाएगा, प्लस 27q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद तो इन सब को हम m मान लेंगे, m वेरिएबल मान लेंगे, तो अपने को पता चल गया m फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड केस के बारे में होगा, बोथ क्यूब कर लेंगे दोनों साइड को, तो एक्सटेंड कर 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर 36q प्लस 8 हो जाएगा। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 अलग से आ जाएगा। यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हो जाएगा।
तो ये सारे इंटीजर हैं, तो m के बराबर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q हो जाएगा, जो कि एक क्यूब है। तो इससे प्रूफ हो गया कि एक क्यूब बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रेन IQ। अगर आपकी कोई कंप्लेन या फिर कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना कोरोना में। तब तक बाय बाय।